Hello everyone, this is Prince and welcome to my YouTube channel, The Bio Show. Today we are going to start a topic of our new chapter that is molecular basis of inheritance. ये हमारे क्लास 12th के चैप्टर 6 है जिसमें हम लोग पूरा ऑल अबाउट जेनेटिक्स जानेंगे। जेनेटिक्स में सबसे पहले वी ऑल आर नोइंग अबाउट द फैक्ट दैट कि डीएनए एज वेल एज आरएनए बोथ आर यूज्ड एज जेनेटिक मटेरियल। देन वी विल हैव टू नो कि आखिर डीएनए और आरएनए में डिफरेंस क्या है जिसके कारण डीएनए को ही मेनली जेनेटिक मटेरियल के रूप में यूज किया जाता था और मेनली दे आर बीइंग सीन इन एनिमल्स। प्लांट्स में मोस्टली प्लांट्स में आरएनए इज यूज्ड एज जेनेटिक मटेरियल। तो फिर आखिर डीएनए में ऐसा क्या कंटेंट है जिसके कारण इट इज यूज्ड एज जेनेटिक मटेरियल। तो सब कुछ जानने से पहले हमें ध्यान यही रखना होगा कि डीएनए और आरएनए में डिफरेंस क्या है। तो इस डीएनए के जेनेटिक मटेरियल के रूप में कैसे यूज करेंगे ये सारा चीज आज हम डिस्कस करने वाले हैं। उससे पहले हम लोग को जानना है कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल है। देन आफ्टर कि आखिर क्या क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए जेनेटिक मटेरियल के लिए, मींस कि व्हाट आर द प्रॉपर्टीज दैट मस्ट बी फुलफिल्ड टू बिकम द जेनेटिक मटेरियल। तो जेनेटिक मटेरियल के लिए बेसिक 3 फीचर्स होने कंपलसरी है। द फर्स्ट फीचर इज रेप्लिकेशन। कोई भी जेनेटिक मटेरियल हो वो रेप्लिकेट करने वाला होना चाहिए। रेप्लिकेशन इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी। दूसरा प्रॉपर्टी होता है कि दे शुड हैव द स्टेबल म्यूटेशन। म्यूटेशन मींस कि कोई भी सडन चेंज किसी भी जीन में आया तो वो उसके लिए म्यूटेशन कहलाएगा। तो कोई भी जेनेटिक मटेरियल के पास स्टेबल म्यूटेशन होना चाहिए, मींस कि म्यूटेशन न के बराबर होना चाहिए। एंड इफ म्यूटेशन टेक्स प्लेस देन इट शुड बी इनहेरिटेबल। इनहेरिटेबल मींस कि वो एक पेरेंट जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसमिट वाले होने चाहिए। दिस इज कॉल्ड कि इफ म्यूटेशन डज या इफ म्यूटेशन टेक्स प्लेस देन इट शुड बी इनहेरिटेबल। देन आवर द थर्ड प्रॉपर्टी फॉर द जेनेटिक मटेरियल। तो थर्ड प्रॉपर्टी होता है कि इट शुड बी एबल टू ट्रांसफॉर्म बाय ट्रांसक्रिप्शन। ये आगे हम लोग फर्दर क्लासेस में पढ़ेंगे कि वो एबिलिटी अपने पास रखनी चाहिए या जेनेटिक मटेरियल के पास ये एबिलिटी होनी चाहिए कि वो ट्रांसक्राइब करे, अपने जेनेटिक मटेरियल को फर्दर ट्रांसमिट करे। ये 3 प्रॉपर्टीज मेनली जेनेटिक मटेरियल के कंटेंट होते हैं दैट मस्ट बी फुलफिल टू बी बीइंग अ जेनेटिक मटेरियल। दैट्स व्हाई अब हम लोग जानेंगे कि डीएनए को जेनेटिक मटेरियल के रूप में क्यों यूज किया गया। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि डीएनए अगर जेनेटिक मटेरियल है तो मेनली ये एक सेल है। सेल के मिडिल में पाया जा रहा न्यूक्लियस एंड दैट पार्टिकुलर न्यूक्लियस कंटेन्स, ये अपना हो गया न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस के अंदर हमारे पास पाया जाता है जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल, अब ये जेनेटिक मटेरियल ही कंटेंट होता है डीएनए एज वेल एज आरएनए। अब इन जेनेटिक मटेरियल जो कंटेंट न्यूक्लियस में पाए जाते हैं इसीलिए इनको एक और नेम बोला जाता है दैट इज न्यूक्लिक एसिड। तो अब हम लोग इसी के बारे में जानेंगे कि ये न्यूक्लिक एसिड आखिर है क्या। तो न्यूक्लिक एसिड यही हम लोगों ने लिखा है कि न्यूक्लिक एसिड इज डीएनए एज वेल एज आरएनए। अब हम लोग नेक्स्ट स्टेप में जाने जा रहे हैं कि आखिर न्यूक्लिक एसिड है तो न्यूक्लिक एसिड कंटेन क्या क्या कर रहा है। तो इट मींस अब न्यूक्लिक एसिड के 3 मेन कंटेंट्स होते हैं जो फीचर्स उसे आइडेंटिफाई करने में मदद करता है या उसको बनाने के लिए मदद करता है या दैट इज कंपलसरी टू बी अ जेनेटिक मटेरियल। तो न्यूक्लिक एसिड 3 चीज कंटेन करेंगे। फर्स्ट वन इज अ पेंटोज शुगर, अनदर वन इज नाइट्रोजनस बेस एंड द थर्ड वन इज फॉस्फोरिक एसिड या इसका एक और नेम होता है फॉस्फेट ग्रुप। अब हम इन तीनों में सबसे पहले डिफरेंशिएशन समझेंगे कि आखिर पेंटोज शुगर। तो पेंटोज शुगर आप लोग बायोमोलिक्यूल्स क्लास 11th में भी पढ़े होंगे कि पेंटोज शुगर में 5 कार्बन चेन होता है ना, और ये हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड है। 4 कार्बन होता है एक्चुअली और 1 ऑक्सीजन एटम होता है, इसलिए इसे पेंटोज शुगर बोला गया है। तो इस पेंटोज शुगर के कंटेंट हम लोग जानेंगे कि इसमें डीऑक्सीराइबोज शुगर पाया जाता है, अनदर वन इज राइबोज शुगर। इसको भी अभी हम लोग फर्दर जानेंगे कि ये डीऑक्सीराइबोज और राइबोज शुगर है क्या। देन आफ्टर दैट इज नाइट्रोजनस बेस। तो नाइट्रोजनस बेस मींस कि वो सारे नाइट्रोजन कंटेंट वाले बेसेस मेनली 5 होते हैं। वो होते हैं एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमिन एंड यूरेसिल। ये अभी हम लोग फर्दर आगे डिस्कस करेंगे कि आखिर ये नाइट्रोजनस बेस कैसे डिवाइडेड है। इसके मेन 2 टाइप बनाए गए हैं दैट इज प्यूरिन्स एंड पिरिमिडिन्स। इनको
आगे डिस्कस करने वाले हैं। देन आफ्टर का थर्ड है, उसका नाम होता है फॉस्फेरिक एसिड या उसे बोलते हैं फॉस्फेट ग्रुप। इनका मेन फॉर्मूला होता है H3PO4। फॉस्फोरिक एसिड का होता है H3PO4। इसका ये फॉर्मूला होता है कि POH एंड डबल बॉन्ड O मींस कि H3PO4। तो ये फॉर्मूला अपना हो गया फॉस्फोरिक एसिड या फॉस्फेट ग्रुप के लिए। ये मेन 3 कंटेंट है दैट इज कंपलसरी फॉर डीएनए। ओके, अब हम लोग डिस्कस आगे करते हैं कि आखिर डीएनए को जेनेटिक मटेरियल बोला गया है, तो फिर डीएनए के कंटेंट क्या क्या होंगे अगर राइबोज शुगर है या डीऑक्सीराइबोज शुगर है। तो वेल वी विल डिस्कस, पहले हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आरएनए। आरएनए का बच्चों फुल फॉर्म होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड। अब राइबो न्यूक्लिक एसिड कंटेन क्या करने जा रहा है, अपना राइबोज शुगर। राइबो न्यूक्लिक एसिड कंटेन करता है राइबोज शुगर। तो अब आगे समझना है कि अभी हम लोगों ने डिस्कस किया है, आप लोग फर्दर पहले पढ़े भी होंगे, 11th क्लास में पढ़े होंगे कि फ्रुक्टोज एक्चुअली कंटेंट होता है पेंटोज शुगर का। तो पेंटोज शुगर वहां से आया है। तो अभी हम जानेंगे कि राइबोज शुगर कंटेन कर रहा है पेंटोज रिंग। इसमें राइबोज शुगर में अब हम लोग यहाँ आइडेंटिफाई करेंगे कि OH आप लोग जानते होंगे कि ये फंक्शनल ग्रुप है। तो हियर वी आर आल्सो डिस्कसिंग दैट वन कि यहाँ इस पेंटोज शुगर में सबसे पहले ध्यान देने क्या है कि इस पेंटोज शुगर में यही वो साइट है जिस पे नाइट्रोजनस बेस आके कंबाइन होता है। उसके बाद यहाँ ध्यान अगर देंगे तो 1 2 3 4 ये 4 कार्बन के साइड से एंड 1 ऑक्सीजन का। इट मींस कि एक राइबोज शुगर में क्या क्या कंटेंट हो गया, 4 कार्बन हो गया एंड 1 ऑक्सीजन एटम, 4 कार्बन एटम एंड 1 ऑक्सीजन एटम। तो these are the main 2 component of this राइबोज शुगर। अब इसमें क्या होने जा रहा है, अपने पास 2 फंक्शनल ग्रुप है। और बच्चों आप लोग पढ़े हैं कि जिसमें ज्यादा फंक्शनल ग्रुप होता है वो लेस स्टेबल एंड मोर रिएक्टिव होता है। तो चूंकि here there are 2 functional groups, तो if there will be 2 functional group, so it will be more reactive and less stable। यही हमने लिखा है कि ये more reactive और less stable है। ये राइबोज शुगर है। अब आगे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं डीऑक्सीराइबोज शुगर। तो बच्चों यहाँ डीऑक्सीराइबोज शुगर में अगेन हम लोग देख रहे हैं कि only one functional group is seen there, जिसका नाम क्या है OH। OH इज फंक्शनल ग्रुप। ओके, तो यहां ध्यान देंगे चूंकि इस पेंटोज शुगर में ये पेंटोज शुगर दैट इज डीऑक्सीराइबोज शुगर, इसका कंटेंट केवल और केवल 1 OH ग्रुप है। दैट्स व्हाई हम लोगों ने लिखा है कि 1 फंक्शनल ग्रुप हियर। तो इफ देयर विल बी 1 फंक्शनल ग्रुप सो इट इज लेस रिएक्टिव एंड मोर स्टेबल। हम लोग जानते हैं कि कोई भी अगर फंक्शनल ग्रुप किसी के साथ अटेन होएगा तो वो उसकी स्टेबिलिटी को भंग करेगा, उसको स्टेबल रहने नहीं देगा। मींस कि इट इज लेस रिएक्टिव और मोर स्टेबल। अगर स्टेबिलिटी चाहिए या अगर स्टेबिलिटी होनी है तो उस कंडीशन में क्या होना चाहिए, फंक्शनल ग्रुप कम होना चाहिए, तो जाके ज्यादा स्टेबल होगा। तो यहां हम लोगों ने जाना कि दिस डीऑक्सीराइबोज शुगर इज मेनली कंटेंट ऑफ द डीएनए। तो डीएनए बच्चों क्या कंटेंट कर रहा है, अपना डीऑक्सीराइबोज शुगर। यहां आता है राइबोज शुगर। राइबोज शुगर जो अपना कंटेंट है वो है आरएनए का। तो इफ राइबोज शुगर इज इन द आरएनए, तो अब हम लोग इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि जिसके पास ज्यादा फंक्शनल ग्रुप होएगा वो मोर रिएक्टिव होएगा और लेस स्टेबल होएगा। तो चूंकि आरएनए कंटेन कर रहा है राइबोज शुगर और एंड इट आल्सो हैज 2 फंक्शनल ग्रुप, तो इस कारण से इसमें क्या होने जा रहा है, स्टेबिलिटी इसकी कम होएगी एज कंपेयर टू डीएनए, बिकॉज डीएनए कंटेन्स डीऑक्सीराइबोज शुगर और डीऑक्सीराइबोज शुगर है तो इसमें फंक्शनल ग्रुप 1 है तो इट मींस ये लेस रिएक्टिव और मोर स्टेबल है। तो दिस इज द बेसिक रीजन बिहाइंड व्हाई डीएनए इज बेसिकली यूज्ड एज जेनेटिक मटेरियल, बिकॉज डीएनए कंटेन्स डीऑक्सीराइबोज शुगर एंड deoxyribose sugar is less reactive as compared to ribose sugar, because ribose sugar के पास अपने पास 2 फंक्शनल ग्रुप है। यहां तक क्लियर सभी को? इज इट क्लियर? ओके, चलो अब हम लोग आगे डिस्कस कर रहे हैं कि यहाँ जो नाइट्रोजनस बेस हमने पढ़ा था कि दिस इज नाइट्रोजनस बेस।
तो अब नाइट्रोजनस बेस हम लोग जान रहे हैं कि दैट कंटेन्स प्यूरेन्स एंड पिरिमिडिन्स। अब ये प्यूरेन्स एंड पिरिमिडिन्स के कंटेंट क्या होते हैं, हाउ दे आर क्लासिफाइड, इसको जानेंगे। तो प्यूरेन्स को मेनली दो पार्ट दिया गया है, या इसको दो पार्ट में क्लासिफाई किया है, या प्यूरिन कंटेंट्स। तो प्यूरिन जो होता है अपने पास, अभी अर्लियर में हम लोगों ने डिस्कस किया है कि जेनेटिक मटेरियल 5 बेसिस के साथ होते हैं, उसको मैंने डिस्कस किया था। अब जान रहे हो कि प्यूरिन्स कंटेंट क्या कर रहा है, एडिनाइन, ग्वेनाइन। तो मेनली प्यूरिन कंटेंट्स एडेनिन एंड ग्वेनिन। देन आफ्टर आते हैं पिरिमिडिन्स पे। तो पिरिमिडिन्स अपना कंटेंट क्या कर रहा है, साइटोसिन, थाइमिन एंड यूरेसिल। तो collectively purines and pyrimidines contains all the 5 bases which are present in the genetic material। तो अब बच्चों आप लोगों को कंफ्यूजन शायद ना हो कि डीएनए क्यों किया जाता है जेनेटिक मटेरियल के रूप में यूज एज कंपेयर टू आरएनए, बिकॉज डीएनए इज मोर स्टेबल, और डीएनए की स्टेबिलिटी किसी पे डिपेंड है, डीऑक्सीराइबोज शुगर पे, एज कंपेयर टू आरएनए, बिकॉज आरएनए कंटेन्स राइबोज शुगर है। राइबोज शुगर जो होता है वो ज्यादा रिएक्टिव है एंड लेस स्टेबल है। अब हम लोग जानने की थोड़ी सी कोशिश कर लेते हैं कि डीएनए और आरएनए के जेनेटिक मटेरियल के कंटेंट क्या है। तो यहां मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूं कि डीएनए के पास 4 बेसेस होते हैं, दैट इज शॉर्ट में हम नाम लिख रहे हैं एडेनिन, ग्वेनाइन, साइटोसिन and thymine। These are the 4 bases that are contained of DNA। अब आता है आरएनए की बारी। तो बच्चों इसमें ध्यान क्या रखना है कि डीएनए के पास एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन। अब आरएनए में क्या होने जा रहा है, अपने पास एडेनिन होएगा, ग्वानिन होएगा, साइटोसिन होएगा, और चेंज केवल और केवल 1 होने जा रहा है, एट द प्लेस ऑफ थाइमिन देयर विल बी यूरेसिल। ये 4 जेनेटिक मटेरियल के कंटेंट हैं जिन्हें हम लोग कलेक्टिवली नाइट्रोजनस बेस भी बोल रहे थे, या उसको फर्दर क्लासिफाई किए थे तो प्यूरिन्स एंड पिरिमिडिन्स पे किए थे। उसके कोर्स ए जी सी टी होने जा रहा है, आरएनए के कोर्स होने जा रहे हैं ए जी सी यू। फर्दर क्लासेस में ये हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि दिस कंटेंट्स या ये जो बेसिस हैं यही जेनेटिक कोड फीचर करेगा। जेनेटिक कोड में एमाइनो एसिड कंटेंट होते हैं और इसी के बेसिस पे हमारी जेनेटिक कोडिंग होती है। जो मेन कंटेंट डीएनए और आरएनए के हैं वो नाइट्रोजनस बेस है। नाइट्रोजनस बेस के बेसिस पे हमारा क्लासिफिकेशन होएगा जेनेटिक मटेरियल का। तो इस क्लास में बेसिकली हम लोगों ने डिस्कस किया जेनेटिक मटेरियल कौन है, तो डीएनए एंड आरएनए बोथ हैं, दोनों के कंटेंट रिस्पॉन्सिबल होते हैं जेनेटिक मटेरियल के लिए। हम लोगों ने पढ़ा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जेनेटिक मटेरियल, फिर हम लोगों ने पढ़ा कि जेनेटिक मटेरियल के पास कंटेंट क्या क्या होता है, पेंटोज शुगर, नाइट्रोजनस बेस, फॉस्फोरिक एसिड या फॉस्फेट ग्रुप। फिर हम लोगों ने पढ़ा कि इसके पेंटोज शुगर के 2 टाइप होते हैं, डीऑक्सीराइबोज, राइबोज। फिर हम लोगों ने पढ़ा N2 बेस का पढ़ा प्यूरिन्स एंड पिरिमिडिन्स। फिर फॉस्फेट ग्रुप का स्ट्रक्चर पढ़ा दैट इज H3PO4। फिर हम लोगों ने पढ़ा कि आरएनए कंटेंट कर रहा है राइबोज शुगर और डीएनए कंटेंट कर रहा है डीऑक्सीराइबोज शुगर। तो चूंकि आरएनए के पास स्टेबिलिटी कम होएगी, क्यों होएगी ये हम लोगों ने डिस्कस किया, बिकॉज राइबोज शुगर के पास 2 फंक्शनल ग्रुप है, 2 फंक्शनल ग्रुप है तो लेस स्टेबल है, मोर रिएक्टिव है, इसलिए इसको जेनेटिक मटेरियल के रूप में कम यूज किया जाता है। एक चीज और बच्चों पेन डाउन यहां कर लेना है, सेम यहां भी होने जा रहा है, 4 कार्बन एटम इसके पास भी है, 1 ऑक्सीजन एटम इसके पास भी है। फिर डीएनए में हम लोग को यहां देखने को मिला कि डीएनए कंटेंट्स डीऑक्सीराइबोज शुगर है, तो इट मींस कि वो लेस रिएक्टिव एंड मोर स्टेबल। यहां तक हम लोगों ने पूरा का पूरा डिस्कस किया कि व्हाई डीएनए इज बेसिकली यूज्ड एज जेनेटिक मटेरियल। ओके, एनी कंफ्यूजन? चलो ओके, इफ एनीवन या किसी को किसी भी प्रकार का इस टॉपिक में कंफ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में कृपया मैसेज छोड़ दें। ओके, थैंक यू एवरीवन, थैंक्स।